अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट करवाए थे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो कि हमारे हमारे स्केलेटल सिस्टम से बेटे बिलोंग करते थे। डिफरेंट टाइप के ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसी डिजीजेज जो बोन से बिलोंग करती थी, ठीक है। उनमें से फर्स्ट थ्री जो डिसऑर्डर्स थे वो हमने कल कंप्लीट किए। आज फोर्थ वन हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ आर्थराइटिस, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 267 बेटे आप लोग ओपन करेंगे। नंबर 4, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इंक्लूड डिफरेंट इन्फ्लेमेशन inflammatory conditions that affect the joint. Symptom of all type include joint pain and stiffness. Other symptoms may include redness, warmth, swelling in infected joints. The following are important type of arthritis. Number 1, osteoarthritis is the most common type. It occurs when the articular cartilage at the end of bones in joints gradually soften and disintegrates. It affects knee, hip, and invertebral joints. Number 2, rheumatoid arthritis is the result of an autoimmune disorder in which synovial membrane become inflamed. Most commonly, the wrist and hands are involved. Number 3, gouty arthritis or gout occurs when there is a buildup of uric acid in the blood, which can form crystal in the joints and cause inflammation. The most common joint affected in the joint of the big toe. Other joints, knee, wrist, and fingers may also be affected. मैंने जो भी स्केलेटल डिसऑर्डर बेटे जिसकी रीडिंग की है, डेट इज़ नोन एज आर्थराइटिस। व्हाट इज़ आर्थराइटिस? आर्थराइटिस में बेटे डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे जॉइंट्स को, बॉडी के डिफरेंट टाइप के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो बेटे आर्थराइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस स्टार्ट हो जाती हैं जो कि आपके जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। पहले भी बहुत सारी डिजीज़ हमने ऐसी पढ़ी हैं जहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, मैंने आपको पहले ही बताई है, मैं दोबारा बता देती हूँ। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या इन्फ्लेमेशन जब भी हम जिक्र करते हैं इन्फ्लेमेशन का, बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है? ये बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो रही हैं, तो बेटे वो स्पेसिफिक एरिया क्या हो जाता है? उस स्पेसिफिक एरिया में रेडनेस काज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, हीट फील होती है या आपको पेन फील होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या हो गया कि ये ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि डिस्क्राइब करे आपकी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी या फिर इन्फेक्शन। क्लियर हो गया? तो आर्थराइटिस जो है बेटे ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं जो कि जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास इसके सिम्टम्स में स्पेशली इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो क्या है? आपके जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस हो जाती है। पेन होती है शदीद जब आप जॉइंट, जिधर जिधर आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं, जब उनको आप मूव करते हो तब आपको पेन होती है। इसके अलावा स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि जो जॉइंट की सही तरह से मूवमेंट, अगर कोई जॉइंट है, जैसे फिंगर्स हैं, हमारी फिंगर्स के 3 जॉइंट्स हैं, फिंगर्स मूव्स होती हैं, तो स्टिफनेस में क्या होता है कि आपकी फिंगर बिल्कुल भी मूव नहीं करती, बिल्कुल भी अंदर की तरफ वो उधर ही स्टिफ हो जाती है बिल्कुल। वो जो जॉइंट की जो मूवमेंट थी, जॉइंट जो अंदर की तरफ आपकी फिंगर मुड़ रही थी बेटे, वो नहीं होती। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो आर्थराइटिस के हैं वो हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास आती है जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे नोटिसेबल सिम्टम्स हैं इससे बिलोंग करते हैं डिजीज से, डैट इज़ रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग इन इफेक्टेड जॉइंट। जो भी इफेक्टेड जॉइंट है जहाँ पे आर्थराइटिस हो रही है बेटे, उधर क्या होगा कि वो जॉइंट जो है वो या रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, जो कि प्रोमिनेंट है, आपको पता चल जाता है कि ये जॉइंट जो है मेरा इफेक्टेड है। इसके अलावा वार्मथ यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ से आपको लगता है कि वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है उन स्पेसिफिक एरियाज़ में। तो ये जो हैं ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हो गए। हमने क्या पढ़ लिया, दोबारा से रिपीट करती हूँ। मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस जो है इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन दैट इफेक्ट द जॉइंट्स। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने इसके सिम्टम्स पढ़े। सिम्टम्स में मैंने आपको क्या बताया कि बेटे सिम्टम्स
इसके क्या है, जॉइंट पेन है और स्टिफनेस है, ठीक है। और दूसरा मेन सिम्टम मैंने आपको क्या बताया, रेडनेस है, वार्मथ है, स्वेलिंग इन इफेक्टेड जॉइंट्स है। उसके बाद बेटे आर्थराइटिस जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक समझ लो आप लोग काफ़ी कॉमन और काफ़ी कॉमन इस केस में कि ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों को ये डिज़ीज़ कॉज होती है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी आर्थराइटिस को हमने, क्योंकि ये जॉइंट्स की पेन है, बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, हमने जॉइंट्स की टाइप्स भी पढ़ी थी, तो इसी बेस पे आर्थराइटिस को भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मेनली देर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है। 3 टाइप्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी, ऑस्टियो आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और गोइटी आर्थराइटिस, ठीक है। वन बाय वन इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 आपके पास आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। सबसे पहले कौन सा आर्थराइटिस मैं पढ़ा रही हूँ, डेट इज नोन एज ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या है बेटे, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसके फिर हम पढ़ेंगे काजेज, व्हाट आर द काजेज, इसके काजेज क्या हैं, ये क्यों होती है बेटे। इट अकर्स व्हेन आर्टिकुलर कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द बोन्स इन जॉइंट ग्रेजुअली सॉफ्टन्स एंड डिसइंटीग्रेट्स, ठीक है। ये कब होगी, जब आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज, हमने डिटेल से पढ़ा आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हमारी बोन्स के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं बेटे, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू होते हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये डिज़ीज़ होगी, और ये डिज़ीज़ इफ़ेक्ट किसको कर रही है, किन एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर रही है, ये इफ़ेक्ट कर रही है हमारे घुटनों को, हमारे नीज़ को, हिप्स को, और इन्वर्टिब्रल से बिलोंग करते हुए जितने जॉइंट्स हैं ना, उन सबको जो है ये इफ़ेक्ट करती है। क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बता दिया कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थराइटिस है, और ये कब होता है, जब आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज जो एंड्स ऑफ द बोन्स में प्रेजेंट होते हैं बेटे, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये किस बॉडी पार्ट्स को, किन जॉइंट्स को इफेक्ट करती है, ये इफेक्ट करती है नी जॉइंट को, हिप जॉइंट को और इन्वर्टिबल जॉइंट्स को। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आती है दैट इज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बेटे, ये रिजल्ट, ये इसका कॉज क्या है, ये क्यों होती है। पहले हमने ऑस्टियो के बारे में पढ़ा था ना, तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बेटे, ये रिजल्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, ठीक है। इस केस में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। यानी कि जो हम पीछे पढ़ के भी आए थे ना साइनोवियल जॉइंट्स, वहाँ पे हमने पढ़ा था साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इस केस में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट, इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आता है, जो मोस्ट जॉइंट जो इफ़ेक्टेड होंगे यहाँ पे वो कौन से होंगे, रिस्ट एंड हैंड्स। यानी कि हमारा जो रिस्ट है, जहाँ पे आप लोग रिस्ट वॉच लगाते हो, बिल्कुल जो जॉइंट है हमारा आर्म और हैंड जहाँ से मिल रहे हैं, वो इफ़ेक्ट होगा, रिस्ट इफ़ेक्ट होगी, और हमारे हैंड जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट होते हैं, किससे, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से, ठीक है। क्लियर हो गया। ये किस वजह से होती है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड टाइप आती है आर्थराइटिस की, डेट इज़ नोन एज गोटी आर्थराइटिस, जिसको हम लोग गोट भी कहते हैं। और ये हमारे पास थर्ड टाइप है। ये बेसिकली कब होगी, जब क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर बेटे यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड की अकामुलेशन हो जाती है। क्या मैंने कहा कि ये कब होगा, जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जॉइंट्स में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, जॉइंट्स में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, और उन क्रिस्टल्स के बनने की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की। अच्छा, अब इसका ये जो हमने थर्ड फॉर्म पढ़े आर्थराइटिस की, इसका काज मैंने आपको बता दिया, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। इसका रीज़न क्या है बेटे, जब आपके ब्लड में यूरिक एसिड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो
जब क्रिस्टल बनते हैं तो वो क्या काज करते हैं, वो काज करते हैं इन्फ्लेमेशन, और उसकी वजह से आपको ये आर्थराइटिस जो है वो हो जाता है। इसका मोस्ट इफ़ेक्ट जो देखने में आता है वो क्या है कि कॉमन जॉइंट इफेक्टेड जो इस केस में होता है वो क्या है, बिग टो, ठीक है। यानी कि आपकी जो पाँव हैं, आपके जो फुट हैं, उनकी फिंगर्स में जो सबसे पहले वाली फिंगर है, यानी कि जो हमारा अंगूठा होता है, जो बिग टो है, वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे और जॉइंट्स भी हैं, जैसे नी जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, फिंगर जॉइंट्स हैं, वो भी जो हैं इस डिजीज़ से, अगर इसको ना रोका जाए, इसके अगेंस्ट मेडिसिन ना ली जाए और यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज होती जाए, तो बाकी जो आपकी जॉइंट्स हैं जैसे कि नी जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है और फिंगर जो हैं वो भी इससे जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, जो मैंने आपको नेक्स्ट नंबर 4th यहाँ पे अभी डिसऑर्डर पढ़ाया, डैट इज़ नोन एज आर्थराइटिस। मेन पॉइंट्स इसके दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा कि आर्थराइटिस जो है ये क्यों हो रही है, इट इंक्लूड डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डैट इफेक्ट द जॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े इसके सिम्टम से मैंने बताया कि यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने में आएगा डैट इज जॉइंट्स पेन। इसके अलावा रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग इफेक्टेड जॉइंट्स में देखने को मिलेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस जो है ये 3 टाइप्स का है। सबसे पहली टाइप हमने क्या पढ़ी, ऑस्टियो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, और ये कब होती है, जब आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं वो बेटे ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो इंटीग्रेट्स हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि हिप और इन्वर्टिबल जॉइंट जो हैं वो इससे सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होते हैं। और फिर हमने सेकेंड टाइप पढ़ी, डेट इज़ नोन एज यूमाटाइड आर्थराइटिस। उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि इसका इफेक्ट क्या है, इसका कॉज क्या है, सॉरी ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा मेजर काज था वो क्या था कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से होता है, जब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। और इसका इफेक्ट क्या था कि रिस्ट और हैंड जो हैं वो इससे ज़्यादा इफेक्ट होते थे। फिर हमने थर्ड टाइप आर्थराइटिस की पढ़ी थी, डेट इज़ नोन एज गोटी आर्थराइटिस, जिसको हम लोग गोट भी कहते हैं। और ये कब होती थी, जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बेटे बनना शुरू होता है तो जॉइंट्स के अंदर क्या बन जाता है, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये जनरली सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किसको, जॉइंट ऑफ बिग टो को, ठीक है। यानी कि जो अंगूठा है हमारे पाँव का, जो सबसे बड़ी फिंगर है, उसको जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर इसको रोका ना जाए, इसके अगेंस्ट मेडिसिन ना नहीं ली जाए, तो बाकी जो अदर जॉइंट्स हैं जैसे कि नी है, रिस्ट है और फिंगर हैं वो भी इफेक्टेड हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इसी जगह पे, इसी पेज पे बेटे आप लोग यहाँ पे, जब हम आर्थराइटिस पढ़े हैं, यहाँ पे आपकी बुक में कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, इनको भी एक दफ़ा देखते हैं। यहाँ पे 3 डायग्राम्स हैं, 1 2 3, ये तीनों टाइप्स हैं किसकी, आर्थराइटिस की। सबसे पहली टाइप की बात करते हैं। हमने सबसे पहली टाइप क्या पढ़ी थी, ऑस्टियो आर्थराइटिस। मैं इसको और इनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर पता चले। इस डायग्राम को देखो, ये एक जॉइंट की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है। और यहाँ पे क्या होता है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो बोन के एंड पे प्रेजेंट होता है, ये बोन के एंड पे क्या प्रेजेंट है बेटे, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो के बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, ये ग्रेजुअली क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के बाद ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये जो ब्लैक हो रहा है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा था। और ये इफेक्ट किसको करता है बेटे, नी जॉइंट को, ये नी है, हिप जॉइंट को और इन्वर्टिबल जॉइंट्स को। दूसरी टाइप अगर आप देखो, जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रही है डायग्राम बेटे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की नज़र आ रही है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। ये जो रेडनेस आपको दिखाई हुई है, रेड कलर दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये इन्फ्लेमेशन है। किसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, और इसकी वजह से आपके हैंड्स और रिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे। फिर आपके पास लास्ट में आपके पास जो आर्थराइटिस आता था, डेट इज़ नोन एज गोटी आर्थराइटिस, ठीक है।
इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये कब होती है बेटे, जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है तो जॉइंट्स में क्या बनना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, यूरिक एसिड के जमा होना शुरू होते हैं। तो इसकी कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, बिग टो ऑफ योर फुट, यानी कि पाँव जो आपके हैं, जो आपके फुट हैं, अंगूठा सबसे बिग टो जो था वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखो ये सारी बोन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सारी रेडनेस हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, और यहाँ पे ये जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ क्रिस्टल्स। ये किस क्रिस्टल्स बने हुए हैं, किसके क्रिस्टल बने हुए हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बने हुए हैं। क्या हुआ है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बने हुए हैं, इसकी वजह से बहुत शदीद पेन होती है, चलने फिरने में मुश्किल होती है, और आपके जॉइंट जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, मूवेबल नहीं रहते। क्लियर हो गया। तो ये आपके बिग टो में क्या हुआ है, ये जो येलो कलर का है ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने अपनी चौथी डिजीज़ भी जो है वो कंप्लीट कर ली। नाउ वी विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट पेज। अपनी बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करें, 268। नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज नंबर 5 हमारे पास आती है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय वीकन बोन दैट आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंड ब्रेक्स। इट अकर्स व्हेन बोन डेंसिटी डिक्रीजेस मेकिंग द बोन फ्रेजाइल एंड पोरस। It causes include as people age, bones mass naturally decreases, but it can be more pronounced in some individual. In women, a drop in estrogen level after menopause accelerate bone loss. Lack of calcium and vitamin D in the diet can impair bone health. Calcium is crucial for bone strength, while vitamin D help the bone absorb calcium. Lack of weight bearing exercise can lead to weakened bones. Certain treatments, such as long term use of corticosteroids, can contribute to bone loss. Smoking and alcohol consumption can also increase the risk of osteoporosis. नेक्स्ट हमने जो अभी मैंने स्केलेटल डिसऑर्डर बेटा जिसकी अभी मैंने रीडिंग की, डेट इज़ नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपकी बोन्स जो हैं बेटे वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, और इतनी वीक हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं बोन्स के टूटने के या बोन्स के फ्रैक्चर्स होने के, ठीक है। और ये कब होता है, जब आपकी बोन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और आपकी बोन्स जो हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं और पोरस हो जाती हैं, यानी कि आपकी बोन्स में सुराख होना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, ईज़िली जो है वो टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, और उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो हमने इसमें यहाँ पे मैंने आपको मेन इस डिज़ीज़ के बारे में क्या पॉइंट्स बताए, दोबारा से रिकॉल करती हूँ। मैंने आपको क्या कहा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन्स जो हैं बेटे वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और उनमें वो इतनी वीक हो जाती हैं कि वो बार बार फ्रैक्चर्स होते हैं, बोन्स इजीली जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और वो क्यों, मतलब मैंने आपको बता रही हूँ कि वो जल्दी ब्रेक हो जाती हैं, जल्दी फ्रैक्चर होता है, क्यों, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। बोन जो हैं वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं और ज़्यादा पोरस हो जाती हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं बोन्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है। फिर हम पढ़ते हैं इसके काजेज़, ऑस्टियोपोरोसिस के काजेज़ क्या हैं, ये होती क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं। ये तो हमने पढ़ लिया ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, इस डिजीज़ में क्या हो रहा है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके काजेज़ क्या हैं, वन बाय वन कोशिश करूँगी पॉइंट वाइज इसके काजेज़ आपको बताऊँ ताकि आपको लर्न करने में भी आसानी हो। सबसे पहला इसका जो काज है क्या है कि जैसे जैसे बेटे एज बढ़ती है, एज फैक्टर इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आप अबव 50 जा रहे हो, ठीक है, 50 to 60, 60 to 70, जिस तरह पीपल्स की एज बढ़ रही है, बॉडी मास जो है वो नेचुरली क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा ये जो बॉडी मास डिक्रीज़ होना शुरू होता है इसकी परसेंटेज है, कुछ पीपल्स में, कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी डिक्रीज़ होता है, कुछ में जो है ये टाइम लेता है, ठीक है। स्पेशली अगर वोमेन के केस में देखा जाए तो वोमेन्स में एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो आफ्टर मीनोपाज जो है वो जल्दी जो है वो कम होना शुरू होता है, जिसकी वजह से बोन्स में जो है वो बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरा इसका मेन रीज़न क्या है कि लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है,
कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसी डाइट आप ले रहे हो जिसमें ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो वो भी आपकी बोन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे कि कैल्शियम जो है बेटे, हमने अभी बताया ना कि लैक ऑफ कैल्शियम या विटामिन डी की जो है कमी जो होती है, या हम ऐसी डाइट नहीं लेते जिसमें ये दोनों चीज़ें शामिल हों, तब भी आपको जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला रीज़न क्या है कि कैल्शियम जो है बेटे, ये हमारी बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन को स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को मजबूत करता है कैल्शियम। और जो मैंने विटामिन डी का नाम लिया था, विटामिन डी क्या करता है, वो हेल्प करता है बॉडी की इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। आप लोग बचपन से एड्स देखते हो, मेडिसिन के एड्स भी अक्सर हमारे इवन टीवी में, घरों में अक्सर बात होती रहती है कि बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि कैल्शियम में और विटामिन डी में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का काम क्या है। कैल्शियम का काम क्या है कि बेटे, कैल्शियम जो है वो बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को मजबूत करता है। और विटामिन डी का काम क्या है कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी तो ही कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देगी ना। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं कि अगर आप लोग वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज ना करो, ठीक है, आपको ओबेसिटी हो जाए, आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाए, बॉडी का जो मास है वो बहुत ज़्यादा हो, तब भी क्या होगा कि आपकी जो बोन्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं। और आपको ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनका वेट ज़्यादा है, ठीक है, उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें। और अगर एक्सरसाइज आप लोग करेंगे तब भी आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस से जो है वो बचे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा काज है इसका। जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको ओबेसिटी का मसला है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इन द लास्ट आपका जो काज बताया हुआ, डेट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। जो लोग स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल की कंजप्शन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया बेटे, मैंने आप लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कंप्लीट करवा दिया। हमने क्या पढ़ा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन जो हैं वो वीक हो जाती हैं, इतनी वीक हो जाती हैं कि वो ईजिली फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स ब्रेक हो जाती हैं। और ये कब होता है, जब बोन्स की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं, बोन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ऑस्टियोपोरोसिस के काजेस पढ़े। काजेस में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज फैक्टर जो है वो भी बहुत मेन कॉज है इस डिज़ीज़ का। 50 से अबव आप जाना शुरू हो जाते हो तो आपके पास ये डिज़ीज़ देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा कि बॉडी मास जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और कुछ इंडिविजुअल्स में ये फिनोमेना जो है ज़्यादा देखने को नज़र आता है। इसके अलावा वुमेंस में इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि वुमेन के अंदर आफ्टर मीनोपॉज एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और जो कि बोन की लॉस को एक्सेलरेट करता है। थर्ड हमने पॉइंट यहाँ पे क्या पढ़ा था कि कैल्शियम और विटामिन की डी की अगर डेफिशिएंसी हो आपकी डाइट में, देन भी आपको क्या होता है, ये डिज़ीज़ हो सकती है। फिर मैंने आपको बेटे इन दोनों के इफ़ेक्ट बताए थे। कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम जो है वो ज़रूरी है, क्रूशल है, किसके लिए, बोन की स्ट्रेंथ के लिए। और विटामिन डी का मेन फंक्शन क्या था कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज ना की जाएं, बॉडी का मास बहुत ज़्यादा हो जाए, बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में भी बोन्स की हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट आता है। और कुछ ऐसी ट्रीटमेंट जो अक्सर हम लॉन्ग टर्म जो है यूज़ अगर किया जाए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो उनकी वजह से भी जो है बेटे बोन लॉस हो सकता है। और इन द एंड मैंने आपको क्या बताया, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन से भी ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन डिजीज़ है। और जब ये हमने पढ़ी, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, आपकी बुक में बनी हुई है ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड। ये है नॉर्मल बोन, ये है बोन इफेक्टेड विद ऑस्टियोपोरोसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये एक नॉर्मल बोन है, ठीक है,
नॉर्मल बोन में इस तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जो बोन है जो जिसको डिजीज़ हुई हुई है डैट इज़ ऑस्टियोप्रोसिस, यहाँ पे क्या हुआ, खाली स्पेस, ये जो पोर्स थे ये बहुत ज़्यादा हो गए, बड़े बड़े होना शुरू हो गए, ठीक है। तो जब आपके ये पोरस हो जाती है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुराख हो जाते हैं, ये ईज़िली, अब यहाँ पे क्या है कि ईज़िली जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है बनिस्बत इस बोन के, और जल्दी ये ब्रेक कर जाती है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ये मजबूत बोन है, ये इतनी हेल्दी नहीं है, ये इजीली ब्रेकेबल है, इजीली टूट जाती है, इजीली इसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ये पूरी बोन दिखाई हुई है कि यहाँ पे एक छोटा सा इफेक्टेड एरिया दिखाया हुआ है कि यहाँ से ये आपको बीच में से निकाल के दिखाया है कि ये वो बोन है जो ऑस्टियोप्रोसिस से इफेक्टेड हुई। अब हमने क्या किया बेटे, हमने टोटल जितनी हमारे 5 डिसऑर्डर्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवाए, ठीक है। सबके सिम्टम पढ़े हमने, सबके काजेस पढ़े, सबके इफ़ेक्ट्स पढ़े, ठीक है। जब भी आपको कोई ये बेटे डिज़ीज़ होती है तो हर डिज़ीज़ से अल्लाह ताला ने एक तो पहले शफ़ा रखी है, और शफ़ा किसके हाथ में रखी है, डॉक्टर्स के हाथ में रखी है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई सिम्टम लगे, आपके घर में कोई एल्डर पीपल है, आपको फ़ील हो कि उनके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाएँ। हर चीज़ की जो है, हर प्रॉब्लम की जो है वो कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर होती है, ठीक है। जैसे ऑस्टियोप्रोसिस है, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ जो है कैल्शियम या विटामिन डी है, तो डॉक्टर जो हैं वो आपको कैल्शियम से रिलेटेड या विटामिन डी के जो हैं वो सप्लीमेंट्स देंगे, उनसे भी काफ़ी सारी जो है डेफिशिएंसी जो विटामिन डी की है या कैल्शियम की है वो दूर हो सकती है, ठीक है। जितनी भी डिजीज़ हैं, हमने आर्थराइटिस पढ़ी है, आर्थराइटिस से रिलेटेड भी जो है वो मेडिसिन्स हैं बेटे। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें फ़ौरन से पहले जो है वो डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। ये वैसे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि किसी भी डिज़ीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। बर वक्त उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके चांसेस रिकवरी के ज़्यादा हो जाते हैं, अगर हम डिले कर दें तो मुश्किल हो जाता है कि दोबारा से हम उसको ठीक कर सकें। क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे अपने जो डिसऑर्डर्स थे स्केलेटल सिस्टम के वो बेटे कंप्लीट कर लिए हैं। अपने लास्ट पेज पे आओ बेटे, जब मैंने आप लोगों को जॉइंट्स पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया गया था, उसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। 2-3 टेबल्स हैं जो मैंने आपको उस वक्त नहीं पढ़ाए थे, वो टेबल अभी मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। पेज नंबर 264 पे अगर आप बुक पे आएँ तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये मैं आपको आज पढ़ाऊँगी। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। अच्छा, यहाँ पे जितने बॉक्सेस आपकी पूरी बुक में जितने भी बॉक्सेस बने होंगे आपने वो लाजमी करने हैं। उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उनमें से MCQs भी आ सकते हैं। अगर नहीं करोगे तो पेपर वाले दिन उधर बैठ के परेशान ही होगा कि ये तो अनसीन आ गया, ये कहाँ से आ गया, वो यहीं से आता है। ये बॉक्सेस आपने लाजमी करने हैं। Joint transplantation. It is a surgical procedure in which a damaged joint is replaced with a healthy natural joint from donor or an artificial joint. The most common type of joint transplantation are total joint replacement. In this procedure, the entire damaged joint is replaced with an artificial joint made up of metal, plastic, or ceramic. Number 2, partial joint replacement. In this procedure, only the damaged part of the joint is replaced with an artificial component. This is often used in the knee joint. Allograft transplantation. In this procedure, a healthy joint from a donor is transplanted to replace the damaged joint. This technique is often used in the ankle and knee joint. Last में आपके पास आते हैं chondrocyte implantations. In this procedure, chondrocyte from patient own joints are implanted into damaged joint. This technique is often used in the knee joint. अगर आपके joints में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी इश्यूज आते हैं तो क्या होता है कि जॉइंट्स की ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है, नए जॉइंट्स लग जाते हैं। और जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन क्या चीज़ है बेटे, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें आपके डैमेज जॉइंट को रिप्लेस किया जाता है किसके साथ, हेल्दी नेचुरल जॉइंट के साथ। वो जॉइंट जो हैं वो डोनर से भी मिल सकते हैं, आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी जो हैं वो लग सकते हैं। और जो कॉमन यहाँ पे जो टाइप्स हैं जॉइंट्स की ट्रांसपोर्टेशन की वो कौन कौन सी हैं, सारे के नाम लिखे हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है डैट इज़ टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है टोटल जॉइंट, इसका मतलब है यहाँ पे इस प्रोसीजर में इंटायर डैमेज, पूरा का पूरा जॉइंट
जब डैमेज हो जाता है तो पूरा का पूरा जॉइंट जो है वो रिप्लेस किया जाता है एक नए जॉइंट के साथ। वो जॉइंट जो है वो आर्टिफिशियल होता है, वो मेटल का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, या सिरामिक का भी बना हो सकता है, लेकिन जनरली जो है वो मेटल ही का बना होता है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं। दूसरा यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट है दैट इज़ नोन एज पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट। पार्शियल में क्या होता है कि आपके जॉइंट, पूरा जॉइंट चेंज नहीं किया जाता, बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट चेंज किया जाता है जो डैमेज हो, ओनली डैमेज पार्ट। पार्शियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट, फुल पार्ट नहीं। पहले तो हमने पढ़ा था ना टोटल जॉइंट, अब क्या है पार्शियल जॉइंट। पार्शियल जॉइंट में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डैमेज पार्ट जॉइंट का जो है उसको रिप्लेस किया जाता है विद आर्टिफिशियल कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमनली जो जॉइंट पार्शियल जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं वहाँ पे कौन सा जॉइंट कॉमन एग्जांपल है इसकी, नी जॉइंट है, ठीक है, हमारे जो नीज है। नेक्स्ट आपके पास आती है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट ये वो टेक्निक है जिसमें हेल्दी जॉइंट जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। डैमेज जॉइंट को जो है वो निकाल दिया जाता है, उसकी जगह जो है किसी भी डोनर से हेल्दी जॉइंट लेके जो है वो रिप्लेस उस जगह पे कर दिया जाता है। और ये टेक्निक जो है जनरली एंकल के लिए और नी जॉइंट के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा लास्ट आपके यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन आई थी डेट इज़ नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट वाले प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि पेशेंट के अपने ही जॉइंट में से कॉन्ड्रोसाइट लेके डैमेज जॉइंट में जो है वो इम्प्लांट की जाती है। और ये टेक्निक भी ज़्यादातर किस में यूज़ की जाती है, नी जॉइंट में यूज़ की जाती है। तो ये छोटा आपका क्वेश्चन, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ यू मेंट बाय जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन, इसकी टाइप्स कितनी हैं वो लिखें, और वो आपने सारी टेक्निक्स बतानी है। या सिंपल पूछ सकते हैं व्हाट इज़ कॉन्ड्रोसाइट इम्प्लांटेशन, व्हाट इज़ पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो आपने इसको भी याद करना है। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। जो बाकी ये जो येलो बॉक्सेस हैं ये भी मैं आपको साथ साथ जो है वो कवर करवाती रहूँगी, ठीक है। कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंजरीज टू जॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।